हाय एवरीवन। इलेक्शंस यूरोपियन पार्लियामेंट में हुए हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस हुए हैं उससे देखने को मिल रहा है कि राइट विंग पार्टीज जो हैं वो पावर में आ रही हैं अक्रॉस यूरोप। जो राइट विंग पार्टीज हैं वो पावर में आ रही हैं। उसका मतलब यहाँ पे साफ है कि इमिग्रेशन को लेके बाहरी लोग जो यूरोप में काम करने जा रहे हैं, यूरोप में जो लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिस तरीके से यूरोप में ट्रेंड देखा जा रहा है राइट विंग पार्टीज का आने पे, ये देखा जाएगा कि इमिग्रेशन को वो रोकने की कोशिश करेंगे, वो अपने बॉर्डर्स को स्ट्रिक्ट करेंगे और एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है जो फॉरेनर्स को जा रहा है, जो एजुकेशन है जो फॉरेनर्स को जा रही है, रिसोर्सेज जो फॉरेनर्स को जा रहे हैं, वहां पे यूरोपियन पार्लियामेंट कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि यूरोप के इंटरेस्ट को वो आगे रखे, यूरो सेंट्रिक हो जाए। इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को 10 मिनट में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में 3 मेन बॉडीज कौन सी हैं। तो यूरोपियन यूनियन 3 बॉडीज से बना है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन की अपनी काउंसिल। यूरोपियन कमीशन वो है जो कि रिकमेंडेशन देता है यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो ईयू के मेंबर्स को इलेक्ट करता है और यूरोपियन पार्लियामेंट लॉज बनाता है यूरोप के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन वो बॉडी है जहां पे डिसीजन मेकर्स बैठते हैं यूरोपियन यूनियन के। एक तरीके से कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन की जो इंप्लीमेंटिंग विंग है वो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, राइट। तो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के लोग भी आपको दिखाई देगा यूरोपियन पार्लियामेंट से चुने जाते हैं और रेस्पेक्टिव कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की पोस्ट पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं यूरोपियन काउंसिल का पार्ट होते हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये 3 ऑर्गन्स के बीच में क्लोज फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन की बात करें तो वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक विचारधारा है जो कि 6 देशों ने स्टार्ट करी थी काफ़ी पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही स्टार्ट करी थी। लेकिन इसको आप कोर तरीके से 1991 से 1993 के बीच में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद बनते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जो वर्किंग बताई है वो आपको पता ही है। 2 अदर बॉडीज भी हैं यूरोपियन यूनियन की, एक है कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स और दूसरी है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाए गए लॉज पे क्या करता है, डिसीजन देता है। आप यूरोपियन यूनियन को देखिए तो वो 1 नवंबर 1993 को फोर्स में आता है, एज एन इकोनॉमिक यूनियन आता है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी थी जो कि नीदरलैंड्स में कंक्लूड हुई। इसमें 27 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं यूरोप के जो नॉन यूरोपियन मेंबर्स हैं, मतलब ईयू के मेंबर्स नहीं हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट and they are this part of Schengen zone. A Schengen zone is one region which was created in 1985. अब कौन से हैं वो 4 देश जरा देखते हैं जहां पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब 27 देश अगर यूरोप यूनियन के हैं तो इनमें मूवमेंट करने के लिए आपस में फ्रांस से जर्मनी जाने के लिए आपको जर्मनी का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया में स्टेट्स में बॉर्डर फ्री है और हर स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं, वैसे यूरोपियन यूनियन में भी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। शेंजन जोन इस काम को इनेबल करता है। मूविंग फर्दर अहेड, वो 4 देश जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन शेंजन जोन का पार्ट है, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड। मूविंग फर्दर अहेड, अभी प्रेजेंट के इलेक्शंस में क्या देखा तो जून 6 से लेकर जून 9 के बीच में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 51% ऑफ द 370 मिलियन प्लस इलेक्टर्स ने वोट किया है, राइट। और राइट विंग पार्टीज और फार राइट विंग पार्टीज जो हैं वो आगे आ गई हैं, लेफ्ट और लिबरल पार्टीज चली गई हैं, जिसमें सबसे टॉप पे एक यूरोपियन पीपल पार्टी है जिसने 186 सीट्स जीती। यूरोपियन पार्लियामेंट में 720 सीट्स हैं जिसमें से 186 सीट्स यूरोपियन पीपल पार्टी को गई। और ये मुलाकात, ये इलेक्शंस जो हैं स्ट्रासबर्ग फ्रांस में हुए थे। और 2019 के ट्रेंड से देखिए तो यूरोप की पीपल पार्टी जो है वो 10 सीटें ज़्यादा लेके आई है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी ग्रुप नाम की एक पार्टी है जिसमें फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन के ऑपोजिट में जो लेडी खड़ी हैं मैरिन ली पेन, उनकी पार्टी है, राइट। उनकी नेशनल रैली पार्टी है, नेशनल रैली सपोर्ट शो करती है आइडेंटिटी और डेमोक्रेसी ग्रुप को, जिसने 58 सीट्स जीती, 9 सीट्स ज़्यादा आई हैं इनके पास। अब ऐसा देखा इमैनुअल मैक्रोन ने, तो इमैनुअल मैक्रोन ने क्या बोला, इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि भाई मेरा जो पार्लियामेंट है यानी फ्रांस का जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और तुरंत इलेक्शंस कराए जाएं। देखिए फ्रांस में अगर इलेक्शंस होते हैं वहाँ की पार्लियामेंट में तो इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, क्योंकि फ्रांस में एक तरीके से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा जाता है, यानी कि एक प्रेसिडेंट भी है, एक प्राइम मिनिस्टर भी है, बट प्रेसिडेंट की पावर असेंबली के ऊपर या आप कह सकते हो पार्लियामेंट के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। अब दूसरी पार्टी है यूरोसेप्टिक यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ECR पार्टी है, जिसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी सपोर्ट शो करती है। उसको भी 73 सीट्स मिली हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी हो जाए, चाहे आप मैरिन ले पेन देख लें,
आपको दिखाई देगा कि राइट विंग पार्टीज जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक सुपरा नेशनल एंटिटी है। सुपरा नेशनल एंटिटी यूरोपियन यूनियन को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सारे नेशंस मिलकर इस एंटिटी को बनाते हैं, राइट। एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है इनके पास और इंडिविजुअली कोई काम यूरोप में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो 27 कंट्रीज हैं, वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करते हैं और एक शेयर्ड विजन के साथ उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, राइट। तो यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो 27 मेंबर कंट्रीज से हर कोई वोट करता है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक यूरोप के पार्लियामेंट में बैठने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट शो करती हैं। यानी कि इटली की एक पार्टी मिलके, फ्रांस की एक पार्टी मिलके, जर्मनी की एक पार्टी मिलके, स्पेन की एक पार्टी मिलके, ये सारी पार्टीज मिलके एक ऐसा विंग बनाती होंगी जो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो 720 सीट्स का जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यहाँ पे डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी पे, याद रखिएगा, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी पे एलोकेशन किया जाता है। यानी कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके पास मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स कम हैं, राइट, वो ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि छोटी कंट्रीज का इंटरेस्ट जो है वो दबे ना, राइट। यूरोपियन पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है? तो आपको बताया ही मैंने कि सारे ईयू इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग और फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है और जो बजट होता है किसका? यूरोपियन कमीशन का, यूरोपियन काउंसिल का, उसको भी ये क्या करता है? अप्रूव करता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को रेटिफाई करना हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में ट्रीटी करनी हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करनी हो, तो यूरोपियन पार्लियामेंट की रजामंदी बहुत बहुत ज़रूरी होती है। और हर 5 साल में यूरोपियन यूनियन का अपना इलेक्शन होता है जिसमें वो क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, ग्रीन डील, डिजिटाइजेशन, यूक्रेन का सपोर्ट, रशिया के प्रति पॉलिसी, चाइना और मिडिल ईस्ट के प्रति पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के प्रति क्या पॉलिसी है, ये सब चीज़ों को वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, फ्रांस ने फिर नेशनल इलेक्शंस क्यों बुला लिए? तो इमैनुअल मैक्रोन थोड़े से लिबर्टी देने वाले, थोड़ी से लेफ्ट विंग लिबरल पार्टी हैं और मैरिन ले पेन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो उन्होंने फ्रांस में, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं और डर है इमैनुअल मैक्रोन को कि कहीं यार प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वो ना हार जाए, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ रहा है? तो उन्होंने कहा चलो यार पार्लियामेंट में एक इलेक्शंस करा के टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में इलेक्शंस में लोगों ने राइट विंग वाली पार्टी को सपोर्ट कर दिया, मतलब कि प्रेसिडेंट की सीट पे खतरा है, कल को प्रेसिडेंट का चुनाव इमैनुअल मैक्रोन हार सकते हैं। तो एक तरीके से खुद की पॉपुलैरिटी को चेक करने के लिए, या ये कह लीजिए मैरीन ले पेन को रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि तुम भाई यूरोपियन यूनियन में कितना भी पॉपुलर हो जाओ, तुम फ्रांस के नेशनल इलेक्शंस को इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगी, शायद मे बी इमैनुअल मैक्रोन ये बताना चाहते हैं, राइट। और अगर इनकी पार्टी जो है विक्टोरियस हो जाती है जून 30 और जुलाई 30 को, तो इमैनुअल मैक्रोन अपने सत्ता में बने रह सकते हैं और वो फार राइट विंग पार्टीज को क्या कर सकते हैं? चैलेंज दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अगर हार जाएंगे तो पार्लियामेंट में राइट विंग पार्टी आ जाएगी और इमैनुअल मैक्रोन लेफ्ट विंग पार्टी के हैं, तो इसको फ्रांस में कहा जाता है कोहैबिटेशन, प्रेसिडेंट एक पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का। हमारे यहाँ पे देखिए, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में आम जनता पार्टिसिपेट करती है। इस तरह का कोहैबिटेशन का एग्रीमेंट फ्रांस में हुआ था 1997 में, जब जैक चिराक वहाँ के प्रेसिडेंट थे, राइट। और फ्रेंच पार्लियामेंट में एक सोशलिस्ट लेड कोalition ग्रुप था जो 5 साल के लिए था। अब सोशलिस्ट लेड कोalition ग्रुप अगर पार्लियामेंट में है तो वो रशिया के प्रति हमेशा सॉफ्ट वो रुख लेगा। इससे बहुत गहरा असर पड़ेगा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को, रशिया को, चाइना को और इंडो पैसिफिक को देखता है। तो ये जो इलेक्शंस हुए हैं हमारे यूरोपियन यूनियन में, ये अपने आप में यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको टॉपिक की इनसाइट्स दे दी हैं। इस तरह के इनसाइट्स को और जानने के लिए देखिए, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट है, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप पॉज करके पूरा पीडीएफ भी रीड कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। मीनवाइल मैं मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस पे।